So, good evening, everyone. It's too hot and humid day, and I hope you people are fine. आज जो हम लोग का जो टॉपिक था, फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने को डोमिनेंस कंप्लीट कर लिया, मल्टीपल एलेलिज्म कंप्लीट कर लिया था। इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएं। सब लोगों को गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम इन द हॉट एंड ह्यूमिड डे। बहुत ही ह्यूमिड आज है। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें म्यूटेशन आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, जो बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन रहता ही है, 3 नंबर में या 2 नंबर में। इसको थोड़ा केयरफुली करेंगे। ये कन्वेंशनल टॉपिक है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता क्वेश्चन पेपर में, फिक्स क्वेश्चंस हैं। आपको डिजीज के बारे में बताया गया है, बस यू हैव टू आंसर कि वो डिजीज किस कारण से हो रहा है। वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसको आप मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कह रहे हो। तो हम उसकी बात आज करेंगे। पिछली टॉपिक से अगर किसी को भी अगर कोई डाउट अगर रह गया हो तो आज आप हमसे पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, डाउट पूछ लीजिए। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग प्रीति, सिमरन। तो अगर कोई डाउट है तो पहले आप डाउट पूछ लीजिए, फिर हम आगे फर्दर आज डिस्कस करेंगे नए टॉपिक को। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपको लगता हो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं टॉपिक। एक एक करके 1 by 1 हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का टॉपिक मैं बता रहा हूं। एलिल, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, फिर आ गया हमारा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें तीनों लॉज हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स के इन तीनों लॉज को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया को डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, एंड देन द लास्ट टॉपिक वाज म्यूटेशन एंड मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसमें अगर ओके, आई गॉट द डाउट। सिमरन ने पूछा है व्हाट इज एलो पॉलीप्लॉइडी। ओके, देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था। लेट मी डिस्कस ऑन द बोर्ड, इट वुड बी यूजफुल टू एवरीवन। एलो पॉलीप्लॉइडी है ना, एलो पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब मेनी, प्लॉइडी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब अगर एक सिंगल सेट की कॉपी हो जाए, डबल सेट की कॉपी हो जाए, ट्रिपल सेट की कॉपी हो जाए, तो दिस विल बी द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी। मतलब एक पूरा का पूरा सेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ए के फॉर्म में, उसकी कॉपी रिपीट हो जाए। ये 2 सेट हो गया, फिर ये 3 सेट हो गया, ये 3 से ज्यादा हो गया, एंड दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमरन, कोई डाउट है? और इसका एग्जांपल था हमारा, क्या एग्जांपल था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल बनाया किससे गया? ये बनाया गया क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड हमारा था राई। जिसमें इस ट्रिटिकेल का जो प्लॉइडी लेवल था वो 6n इक्वल्स टू 42 क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज द
लेवल ऑफ प्लॉइडी, ट्रिटिकेल, हेक्साप्लॉइडी 6n। दिस वाज द कंडीशन ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी, जिसमें देयर इज अ रिपीट नंबर ऑफ द प्लॉइडी सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही सिंगल सेट का जो क्रोमोसोम था वही बार बार हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, उसकी हम कॉपी बना दे रहे हैं। तो दैट शोज यू द कंडीशन ऑफ पॉली एलो पॉलीप्लॉइडी। कोई डाउट किसी को इसमें कहीं से भी? आई होप सिमरन समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग दीपिका, हाउ आर यू? एंड आई होप एवरीवन इज फाइन। हाँ बिल्कुल। देखिए जो वर्ड स्टेराइल है, बहुत अच्छा, आज सिमरन लगता है अच्छे से पढ़ के आई है तभी इनके पास डाउट्स हैं। स्टेराइल, देखिए स्टेराइल का मतलब है दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमिट। दूसरी शब्दों में हम इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। वैसे ये वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, unable to produce, unable to produce progeny। आप एक खासियत देखिएगा कि जब भी हम खेती करते हैं और हाइब्रिड खरीद के लाते हैं तो हमें लगभग हर बार बाजार से सीड्स को परचेज करना पड़ता है, हमें बीज खरीदनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर किसी बीज की खेती हो गई, एक बार एक सीड आपने अगर खेतों में बुआई उसकी कर दी, शोन आउट कर लिया, तो वो क्वालिटी उस सीड में फिर से नहीं रह सकती है। अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश करें कि हम खेती कर रहे हैं और उसी फिर खेती के जो खेती से जो उपजाऊ उपज आ गई, हम फिर उस उपज को यूज कर लें फिर से फर्दर हार्वेस्टिंग के लिए, उसको खेतों में उसको लगाने के लिए, तो दिस इज नॉट फिजिबल। इट मींस दे बिकम स्टेराइल, मतलब वो फर्दर फिर से प्रोड्यूस नहीं करता है। एनिमल के केस में अगर हम बात करेंगे, जो आज हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, वी विल डिस्कस व्हेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें हम आपको भी वो स्टेराइल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग बताएंगे, जिसका सिंपल सा मतलब हो गया द पर्सन अनेबल टू रिप्रोड्यूस। सिंपल मतलब इम्पोर्टेंट, अनेबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, अनेबल टू प्रोड्यूस भी लिख देंगे इंडिविजुअल, तो दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड। गॉट इट सिमरन? समझ में आ गया? माफिया इज बैक, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग जनाब माफिया साहब, शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए खैर, सो इज देयर एनी डाउट टू एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। Anyone of you? So I should start further to the next topic. Okay, fine. Next topic है, हेडिंग लिखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Our next topic is पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस टॉपिक से वायवा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मतलब वायवा के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायवा में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टीचर्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक है आप कह सकते हो। मैं भी कहीं अगर वायवा लेने जाता हूं किसी भी जगह पे, ठीक है, इस बार तो शहर में ही था, तो वायवा के टाइम में ये सवाल, इस टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो लिख लिया हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तीन वर्ड है, फिर से वही जादू जो समझना है, पॉली, मेनी, जीन,
एंड द इनहेरिटेंस पैटर्न इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, है ना, इनहेरिटेंस, द प्रोसेस। शॉर्ट है, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक कैरेक्टर। अब ये वर्ड क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि when there is a transfer of character which have many genes for a single trait, and once we discuss the inheritance pattern of those genes having those character having more than 2 genes, it means that inheritance pattern is said to be as polygenic inheritance. I hope you understand. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए हम लोग कई सारे जीन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन वो एक ट्रेट के लिए अगर है, एक ही कैरेक्टर के लिए जब बहुत सारे जीन ट्रांसफर होते हैं तो उस केस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। द कैरेक्टर ट्रांसफर्ड विद द मेनी जेनेटिक ट्रेट, मेनी जीन्स, सॉरी नॉट कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए जब बहुत सारे जीन ट्रांसफर होंगे तो उनको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। लिखिए इसमें, ह्यूमन स्किन जो हमारा जो स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न। अगर आप ध्यान से समझिए इसको, हम अगर 5 लोग अगर अभी हैं यहां सामने, तो ऑल 5 हैव अ स्किन, राइट, बट देयर कैरेक्टर्स आर नॉट ऑफ 2 टाइप्स, देयर कैरेक्टर्स आर ऑन अ डिफरेंट टाइप। स्किन का कलर आपको एक जैसा नहीं दिखेगा कि बस 2 ही तरह का है या 3 ही तरह का है पूरी दुनिया में, वो कैरेक्टर वेरी करता है। उसके स्किन के कलर्स जो होते हैं, जितने लोग होंगे आपको उनमें कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर दिखेगा, नए तरह का आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि आप उनके अगर स्किन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्किन के पैटर्न जो होंगे कलर के, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कोई हरा होगा कोई नीला होगा, अलग का मतलब हो गया कि उनके जो कलर पैटर्न्स हैं, जो स्किन के कलर नेचुरली होते हैं, उनमें आपको वेरिएशन दिखेगा। एंड दिस इज व्हाई बिकॉज ऑफ द पॉलीजेनिक कैरेक्टर, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर लिखेंगे इसमें, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई, नेक्स्ट लाइन लिखेगा, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज also affected by environment, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मल देखिए, हमारी स्किन की टैनिंग होने लगती है जब हम बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। जैसे मैं हाफ शर्ट में हूं और अगर मैं कंटिन्यूअसली इसी ड्रेस में अगर रेगुलर रहता हूं, हाफ शर्ट में, हाफ टी शर्ट में, तो यू कैन सी कि जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो एरिया मेरा कवर्ड नहीं है, जैसे ये दिस पार्ट विल बी मोर डार्कर एज कंपेयर टू द कवर्ड एरिया। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट जो हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। आप नॉर्मल फिनोमिना है, इसको अगर समझें हम थोड़ा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। खास के गर्ल्स में बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस ये इस बात की होती है कि उनका स्किन जो है वो ब्लैक ना हो जाए, टैन ना कर जाए, कलर उनका फेंट ना हो जाए, तो वो लोग अलग अलग तरह के क्रीम वगैरह यूज करते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। उसमें होता क्या है कि अगर हमारा ये एक्सपोज्ड पार्ट है, एंड व्हेन देयर इज अ द यूवी लाइट रेडिएशन ऑन द स्किन, जो सनलाइट पड़ रही है, आ रही है हमारे स्किन पे, तो ये स्किन का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो मेलानिन पिगमेंट का सिक्रीशन ज्यादा कर देगा जब सनलाइट ज्यादा मिलेगी स्किन के ऊपर। और जब ज्यादा मिलेगी तो इट इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैरियर के फॉर्म में है कि हम आपके बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मतलब ये पार्ट जो एक्सपोज्ड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डार्कर होगा एज कंपेयर टू द
कवर्ड एरिया। रीजन इस एरिया में हमारा मेलानिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, जो उस पार्ट को, उस स्किन के कलर को डार्क कर देगा, और जो हमारा कवर्ड एरिया है वो कंपैरेटिवली लेस डार्कर होगा, बिकॉज दे हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मेलानिन सिक्रीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलीजेनिक कैरेक्टर ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न। कोई डाउट इसमें किसी को भी? क्लियर है? मतलब सिंपल सा है फंडा। द स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन विच अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन पेयर्स। सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन पेयर्स। लिख लीजिए, one trait is controlled by many allele की जगह जीन पेयर लिख दीजिए, many gene pairs, and I hope you understand the polygenic inheritance pattern. polygenic inheritance pattern कॉपी कर लीजिए। Have you all noted down? लिख लिया सब लोगों ने? इरेज कर दूं? आई होप यू सबने लिख भी लिया हो, है ना? ओके, अब लिखिए हेडिंग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बात जीन से शुरू होती है और क्रोमोसोम्स पे आके खत्म हो जाती है। अब वो कैसे? तो सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सटन एंड बोवेरी, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि बेटा हाउ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल, या यूं एक सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, सवाल है कि हमारे बॉडी में जीन के कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, या यूं समझिए सिंपली, अगर हम आपसे ये पूछें कि हमारे बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, एनीबॉडी ऑफ यू? हमारे बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपके पास सिर्फ एक आंसर होगा, सर दैट इज जीन। ठीक, फिर अगर हमने पूछा कि बेटा ये जीन है कहां पे, तो आप कहोगे डीएनए में। फिर पूछा डीएनए कहां है, तो आप कहोगे क्रोमोसोम में है। तो इसका मतलब तो सिंपली यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं दैट क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और कहीं ना कहीं नहीं, दिस इज द फैक्ट कि सिंस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू ट्रांसफर, तो इनहेरिटेंस के लिए जीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर हम माइन्यूट स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली दैट क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल ना, कि उसी क्रोमोसोम में डीएनए है, उसी डीएनए में जीन है, और चूंकि क्रोमोसोम शिफ्ट हो रहा है, आधा फादर से आधा मदर से आ रहा है, तो दैट टू सेट ऑफ हाफ क्रोमोसोम, हाफ फ्रॉम फादर हाफ फ्रॉम मदर, इज गोइंग टू ट्रांसफर इन द न्यू प्रोजेनी, इन द ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली तो दैट क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न। अब चूंकि साइंटिस्ट ने जीन की बात करी थी, तो हमने सबसे पहले जीन की स्टडी करी, और फिर सटन एंड बोवेरी ने उसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया, जिसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न का, कि द क्रोमोसोम इज नोन टू बी द वन ऑफ द कैरियर that help us to transfer the gene and responsible for inheritance pattern
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लाइन समझ में आई? द क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस पैटर्न। गॉट इट? कोई डाउट? लिखिए, लिखेंगे मेंडल्स थ्योरी, मेंडल्स थ्योरी ऑफ inheritance was extended in the form of chromosomal theory of inheritance. It represents that chromosome of parent are responsible for inheritance. That is, gene present in chromosome become medium for transfer of genetic character. Got it? Note it down, नोट करिए। कॉपी करिए इसको। है ना? अब ये चीज तो हम लिख ही सकते हैं ना कि जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इन शॉर्ट हम यहां एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम is responsible for ट्रांसफर ऑफ, मैं शॉर्ट कर रहा हूं हेरिडिटी को, लिख ही दे रहा हूं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। और थोड़ा मैंने बड़ा लिखा है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आया कि सर थोड़ा अल्फाबेट्स को थोड़ा बड़ा कर दिया जी, तो आज मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे, आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना? आज क्लियर दिख रहा है? सिमरन, राहुल, दीपिका, कोई डाउट इसमें किसी को भी? एंड माफिया, यू टू, एनी डाउट? बहुत खतरनाक नाम रखा है आपने। लिख लिया? लिखिए, कंप्लीट करिए आराम से, केयरफुली। नोटेड, वेरी गुड। चलिए, ये समझ में भी आ गया आई होप सबको। तो लिखेंगे, जैसे हमने बात करी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह भी हो गया कि ही मतलब बोथ सर्टन एंड बोवेरी हैव डिस्कस्ड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट
आप एनसीईआरटी देखिए अगर बुक, तो यू विल सी देयर कि वहां पे उनके थ्रेड्स को एग्जांपल्स के फॉर्म में दिखाया गया है। नॉर्मल हम जीन की बात करते हैं, बट वी हैव स्टार्टेड टू डिस्कस द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पैटर्न, तो हम थ्रेड्स के फॉर्म में क्रोमोसोम को दिखाते हैं, और वही क्रोमोसोम फिर सेपरेट हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है गैमेट के टाइम में, गैमेट बनने के टाइम में, और फिर फर्दर वही गैमेट जो है फ्यूज करके इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें कहीं कोई इमेज, अगर आप स्ट्रक्चर देखें एंड इफ यू अज्यूम इट एज अ पिक्चर फॉर द क्रोमोसोमल पार्ट, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, मैं इरेज कर दूं। वेरी गुड। So this was chromosomal inheritance pattern जो सटन एंड बोवेरी ने दिया। उन्होंने बताया कि क्रोमोसोमल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक कैरेक्टर और ट्रेट्स के ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफर के लिए। वेरी गुड, क्लियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज लिंकेज, है ना। लिखिए हेडिंग लिंकेज, हेडिंग लिखेंगे लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज। अब लिंकेज क्या है पहले इसको समझते हैं, है ना। आप ऐसे देखिए स्ट्रक्चरल बेस पे कि क्रोमोसोम है और इन पे दो जीन या कई सारे जीन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये भी जीन ए है, ये भी जीन बी है, और ये दोनों ही क्रोमोसोम पे जो जीन का लोकेशन है वो फिक्स है, पैरेलल है, मतलब ये डोमिनेंट है दोनों, ठीक है। तो जो लिंकेज वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ, फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। मतलब लिंकेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि क्रोमोसोम पे या डीएनए पे जो जीन का फिजिकल एसोसिएशन है वो कितना स्ट्रांगली बाइंडेड है। मतलब अगर वो सेम पोजीशन पे है, सेम लोकस पे है, इसको हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायग्राम भी लिखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। लोकस, लोकस मतलब हो गया पोजीशन ऑफ जीन, कि जीन जो है हमारा कहां पे है, ठीक है। लिख लीजिए फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। और यही जो फिजिकल एसोसिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिकॉम्बिनेशन पैटर्न, ठीक है। लिखिए लिख लिया ये, फिर लिखेंगे मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन studied the linkage property in fruit fly। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई? फ्रूट फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम कोई बताएगा? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई? और आप में से कितनों ने देखा है? अभी ये गर्मी के समय में बहुत देखने को मिलेगा। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई? एनी वन ऑफ यू? Linkage is a very important topic. I am waiting for your answer. What is the biological name या scientific name of fruit fly? Any one of you? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला।
फिला मेलानोगैस्टर, मतलब ये है बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। जो आप अभी आम वगैरह पे, अभी पके हुए आम पे जब खाएंगे आप, तो एक चमकीला सा जो फ्लाई, हाउस फ्लाई टाइप जो स्ट्रक्चर, जो आपको जो इंसेक्ट दिखते हैं उड़ते हुए, बनाते हुए, दैट इज व्हाट द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई नाम भी इसीलिए दिया गया है कि वो मोस्टली फ्रूट्स पे, पके हुए फ्रूट्स के ऊपर ही आपको उड़ता हुआ दिखेगा, और गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा ये दिखता है। तो इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। अभी के समय में आप देख भी सकते हैं, आप आम खाना शुरू करिए पका हुआ, जिसमें खुशबू बहुत अच्छी खासी हो, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपके पास वो फ्रूट फ्लाई उड़ता हुआ मिल जाएगा, दिख जाएगा। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे स्टडी करी लिंकेज को, और इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। लिखेंगे इसमें फिर कंटिन्यू करके, ये जीन जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ज्यादा लिंक्ड होगा, है ना, ये याद रखना है। लिखना है क्लोजर the position of gene, closer the gene, more will be the linkage pattern, more will be the linkage possibility। जितना पास होगा जीन वो उतना ज्यादा एक दूसरे से, मतलब यूज सिंपल समझिए कि आप जिन लोगों से जितना ज्यादा करीबी आपके वो लोग हैं जो आप जिनसे आप हर रोज लगभग मिलते हैं, तो उनको आपने करीबी बोला ना, तो जो जीन बिल्कुल पास होगा वो लिंक्ड जीन कहलाएगा, ठीक है। और उनकी जो पॉसिबिलिटीज होगी रिकॉम्बिनेशन की उतनी कम होगी। तो ये याद रखना है, द जीन विच इज क्लोजर हैविंग अ लार्ज लिंकेज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फिर लिखेंगे larger the distance between two जीन। अब ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो जीन जितना करीब है उसकी लिंकेज पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। जो अगर हमने एक और जीन यहां नीचे दिखा दिया सी के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो जीन का जो पोजीशन है वो ज्यादा हो गया, और जैसे ही जीन का पोजीशन ज्यादा हो गया उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो उसके लिंकेज पॉसिबिलिटीज की जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो लिखेंगे लार्ज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, लेसर विल बी द possibility of linkage, possibility of linkage। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ये इसका जस्ट उल्टा है। मतलब आप सिंपली लिख सकते हैं कि जिसमें जितना कम, जो जीन जितना कम लिंक्ड होगा, मतलब लिंकेज ऑल्सो रिप्रेजेंट द लिंक्ड जीन ना, the ability of the gene to remain stands to the same position, कि वो हमेशा चाहेगा कि हम उसी पोजीशन पे रहें, है ना। क्या लिखा मैंने, थॉमस हंट मॉर्गन स्टडीड द लिंकेज प्रॉपर्टी इन फ्रूट फ्लाई, है ना। क्लोजर द जीन, मोर विल बी द लिंकेज पॉसिबिलिटीज, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, लेसर विल बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द लिंकेज। एक लाइन यहां पे आप और ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैं यहां लिखा था ना, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज लिंकेज, ठीक है। एंड दैट जीन इज सेड टू बी, एंड इसको जरा कॉपी कर लीजिए एक जगह, वहीं पे ऐड कर लीजिए, एंड दैट जीन इज सेड टू बी, that gene is said to be linked gene, ठीक है। मतलब वही बात है, हमने कहा लिंकेज पॉसिबिलिटीज की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जीन आपस में लिंक्ड है, दे टेंड्स टू रिमेन्स टुगेदर, ठीक है। वो जीन हमेशा चाहेगा कि वो एक दूसरे के साथ रहे, और उसी एक दूसरे के साथ रहने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोसेस होगा, उसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के टाइम में जो जीन जितना दूर होगा उसके रिकॉम्बिनेशन के चांस उतने ज्यादा होंगे। लिखिए
रिकॉम्बिनेशन में इट इज मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर। इट इज शॉर्ट, मतलब ये बिल्कुल लेमैन भाषा है, ये मिक्सिंग ऑफ जो एडअप होंगे, रिकॉम्बिनेशन जो होगा क्रॉसिंग ओवर के टाइम में। इट इज मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल character. It is mixing of maternal and paternal character in sexually reproducing organism. This is the reason, this is the reason of variation, और यही एक कारण बनता है वेरिएशन का, क्योंकि वो आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जीन के और क्रोमोसोम्स के मिक्सिंग के कारण जो एक रिजल्टेंट कैरेक्टर आ रहा है, इट इज द रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? डन। अब यहां लिखेंगे larger the distance between larger the distance between gene on same chromosome, gene on same chromosome, comma, more will be the chance of recombination. More will be the chance of recombination. इसको कॉपी करिए, नोट कर लीजिए इसको। कॉपी करिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है। Have you all noted down? Done, done, done. Very good. Done, done, done. Yes. सिमरन had asked लिंकेज को रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ओके, फाइन। देखिए, व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज रिप्रेजेंट कि हाउ द जीन्स आर फिजिकली एसोसिएटेड और हाउ द जीन इज फिजिकली अटैच्ड ऑन द क्रोमोसोम। जो जितना पास होगा उन दोनों में दोस्ती उतनी पक्की होगी, आप ऐसे समझिए। उन दोनों के अलग होने के चांस बिल्कुल कम होंगे। नहीं, इफ यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। वो आप दोनों हमेशा मोस्टली, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज में मोस्टली एक दूसरे के साथ मिलते जाते होंगे। अगर किसी ने पूछा है आपके बारे में तो दूसरे का आंसर हमेशा होगा, देखना, पता करना, वो उसकी दोस्त जहां बैठी होगी वो भी वहीं मिलेगी तुम्हें। मतलब द टू जीन्स tends together or remains tends together on the chromosome is the ability of linkage। कि वो जो दो जीन हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो उसी पोजीशन पे रहें, उसी जगह पे रहें, एक दूसरे के करीब रहें, साथ में रहें। तो दिस एबिलिटी ऑफ द जीन
on the DNA, on the chromosomes, to tends to be on the same position is called linkage, and that gene is called linked gene. ये मैंने लिखा है यहाँ पे, and that gene is said to be linked gene. Got it? तो it is a physical association of gene on chromosome. मतलब किसी भी जीन का क्रोमोसोम पे किस तरह से अटैचमेंट है, वो किस तरह से अवेलेबल है, कितना पास है, कितना स्ट्रांगली बाइंडेड है, तो दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल एसोसिएशन, दैट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ द जीन्स टू बी लिंक्ड ऑन द क्रोमोसोम. गॉट इट? सिमरन, क्लियर हो गया? दीपिका, आपको समझ में आ गया? दीपिका, कोई डाउट? आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड, क्लियर क्लियर. सिमरन, क्लियर हो गया आपको? ओके. तो ये याद रखना है, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, एंड दैट जीन इज सेड टू बी द लिंक्ड जीन. इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं. ओके, फाइन. कॉपी कर लिया सबने? कॉपी करिए. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे. सब लोगों ने कॉपी कर लिया? हैव यू ऑल डन? क्लियर? ओके, फाइन. नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन. Next heading is sex determination. Next heading is sex determination. है ना? सेक्स डिटर्मिनेशन. अब देखिए, इसमें दो वर्ड है जो समझना है, होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक. क्या क्या समझना है सेक्स डिटर्मिनेशन में? होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक. मैं यही लिख दे रहा हूं, है ना? होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक. अब है क्या? तो होमोगैमेटिक्स आर द कंडीशन ऑफ द गैमेट विच इज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर. मतलब वो इंडिविजुअल जिनके दोनों ही गैमेट्स या उनके जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर हैं, दे आर होमोगैमेटिक. और जिसमें डिसिमिलर है वो हेट्रोगैमेटिक. तो इन द केस ऑफ ह्यूमन, मेल इज होमोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक, सॉरी, एंड मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक. मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो व्हाट वी विल डिस्कस इज, जो सेम गैमेट प्रोड्यूस करेगा, produces same type of gamete. ये दिख रहा है ना? produces same type of gamete which is X and X. और ये हो गया produces different types of gamete. ठीक है? जब दोनों ही गैमेट एक ही जैसा है तो वो होमोगैमेटिक है, सेम, है ना? होमोगैमेटिक फीमेल के केस में, मैमेलियन जो क्रोमोसोम है
एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल, है ना, एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल, ठीक है। अच्छा, एक यहां पे सवाल आया है मेरे दिमाग में, आप में से जरा देखें, हु इज गोइंग टू आंसर। आप में से कोई बताएगा मुझे व्हाट आर एलोसोम एंड ऑटोसोम्स? बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है व्हाट आर एलोसोम and autosomes. Have you heard this word before? Any one of you? Any one of you? चलिए, let us see who is going to answer this question. कोई भी आप में से इस क्वेश्चन का आंसर कोई कर पाएगा? आप में से कोई भी? What are allosome and autosomes? सिमरन, प्रीति, दीपिका, राहुल, and one more interesting name was Mafia something, na? Mafia is back. Very good. चलिए, let us see who is going to answer. बताएंगे आप में से कोई भी? What is allosome and autosomes? Any one of you? What is autosomes and allosomes? दीपिका नहीं पता, सिमरन नहीं पता. Any one of you? Rest of you? प्रीति? Autosomes and allosomes. Don't give up. Just try to think. अब मैंने अगर यहां ये पूछा है तो कहीं ना कहीं ये सेक्स डिटर्मिनेशन या कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम से रिलेटेड ही सवाल है. ये तो 100% ये मान के चलिए आप. ये आपकी एनसीईआरटी में भी है. ये मैंने आपको बताया भी था शायद कि आपके ऐप पे बुक्स वगैरह भी डाल दी गई हैं एनसीईआरटी की, सो दैट यू कुड एबल टू टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट. एडवांटेज आपको मिलेगा. और आई होप कुछ हफ्तों के अंदर ही यू विल गेट द असाइनमेंट शीट्स एज वेल ऑन द ऐप. वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन बी अपडेटेड टू द नीट एग्जाम. नीट के लिए भी तैयारी करनी है और बेहतर करना है मिलजुल के, है ना. तैयारी अच्छी होनी चाहिए. आपके रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट होगा, है ना. तो मुझे ये बताना पड़ेगा लगता है ना, व्हाट इज ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. एनी वन ऑफ यू? राहुल का आंसर आ गया, देखिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट. देखिए, आंसर मैं यही कर दे रहा हूं, ठीक है. आंसर जो हमारा क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन इज हैविंग टू सेट्स. अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, जल्दी हो जाएगा, है ना. क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया, दो तरह के हो गए, ऑटोसोम, एलोसोम. ऑटोसोम्स जो है हमारा वो 44 है, दैट इज 22 पेयर. एंड जो एलोसोम है वो है हमारा 1 पेयर. अब उसमें मेल हैज XY, फीमेल हैज XX. तो अब ध्यान से देखिए, ये 44 और ये 2, दैट इज 2, 46 हो गया. मतलब इसी क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट किया. जो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, वी हैव 46, दैट इज 23 पेयर्स said to be 46, which is a condition of diploid state. मतलब जो हमारा क्रोमोसोम है वो टोटल 23 पेयर्स हैं और उन 23 पेयर्स को ऑटोसोम्स और एलोसोम्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया, क्लासिफाई किया. और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. कई जगह एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिलेंगी, ठीक है. तो एक नई चीज पता चली आज. ऑटोसोम्स को हम एक और नाम देते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स. सोमैटिक क्रोमोसोम. और इसका एक और नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स.
ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। और जो क्रोमोसोम वर्ड है ये वोल्डेयर ने बताया था, वोल्डेयर ने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक colored structure in nucleus। मतलब न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला गया, क्रोमा मतलब कलर, जोमा SOME का मतलब थ्रेड। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ही सेड क्रोमोसोम। चलिए कॉपी कर दीजिए। नोट डाउन करिए। लिख लिया? कॉपीड ऑल ऑफ यू? रिस्पॉन्ड करिए, हैव यू ऑल डन? एक लाइन और यहां लिख सकते हैं नोट देके। हैंकिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है हैंकिंग, ये याद रखना है हमें। हैंकिंग ने पहली बार 1891 में हैंकिंग gave the term X chromosome as बार बॉडी। इन्होंने एक्चुअली देखा था एक स्ट्रक्चर जिसको उन्होंने बार बॉडी बोला था, है ना? इसी को फर्दर फिर एक्स क्रोमोसोम का नाम दे दिया गया। तो हैंकिंग वाज द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म एक्स क्रोमोसोम एज अ बार बॉडी, और फिर फर्दर इन्हीं को एक्स क्रोमोसोम के नाम से हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, कॉपी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका, जब इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू ही फाउंड सम ऑफ द पैचेस लाइक स्ट्रक्चर इन द क्रोमोसोम, ही नेम्ड इट बार बॉडी, और फिर फर्दर इसी को बाद में एक्स क्रोमोसोम के नाम से हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। कॉपीड एवरीवन? नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक नई चीज आज हम लोग समझ गए, दो चीजें, यानी हैंकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक के बारे में। व्हेन द सिमिलर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर होमोगेमेटिक, व्हेन डिसिमिलर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड हेट्रोगेमेटिक। द हैंकिंग वाज द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म बार बॉडी व्हेन ही ऑब्जर्व्ड द क्रोमोसोम, एंड फर्दर द नेम वाज रिप्लेस्ड एज अ एक्स क्रोमोसोम। तो ये सब चीजें अभी डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इज यूजफुल टू अस, है ना? तो इरेज कर दूं, इसको मिटा दूं। तो नॉर्मल एक्स एंड एक्स वाई तो वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स कि जो मैमेलियंस हैं, हम लोग हैं, उनमें क्रोमोसोम्स जो है सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स और एक्स वाई के कारण हो रहा है। बर्ड्स में और इंसेक्ट में ये जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है, ZW टाइप है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, तो हमें इसको भी करना है। तो लिखिए, लिखेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटिक। अभी तक हमने देखा मेल क्या, अब देखेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटिक, फीमेल हेट्रोगेमिट, फीमेल हेट्रोगेमिटी, या हेट्रोगेमी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
हेट्रोगैमी लिख लीजिए, है ना। हेट्रोगैमी मतलब व्हेन फीमेल produces two different types of gametes. When female produces two different types of gamete, that is ZW, ZZ birds में, that is ZW, ZZ, मतलब जैसे हम लोगों में X क्रोमोसोम्स हैं, है ना, तो ये हो गए फीमेल और ये हो गया मेल इन बर्ड्स, ठीक है। मतलब हमें जो मोटिव है हमारा वो जानने का है वो कि फीमेल हैज अ हेट्रोगेमेटिक कंडीशंस, ठीक है, बर्ड्स BIRDS, सॉरी, ठीक है, बर्ड्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं बटरफ्लाई की और मॉथ की, तो Z0 एंड ZZ, ये भी फीमेल, ये मेल, बटरफ्लाईज एंड मॉथ, ठीक है। तो ये हमारा इसमें फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है। फिर लिखेंगे मेल हेट्रोगेमेटिक, मेल हेट्रोगेमिटी। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया XY XX, मेल फीमेल मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में आई होप दिस विल बी द एम ए नहीं सिंगल एस, सॉरी, ठीक है, मैमल्स दिख रहा है, मतलब XY shows heterogametic conditions of the male and XX shows the homogametic condition of female. उसके बाद XXXO टाइप, XXXO, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ठीक है, ये इंसेक्ट्स में है। मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स में है, ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, इंसेक्ट्स में ग्रास ऑपर, कॉकरोच एटसेट्रा, ठीक है। कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हनी बी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस का। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी वन ऑफ यू? सिमरन, दीपिका, राहुल, प्रीति? देखिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अभी तक जितना टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने। इरेज कर दूं? इरेज कर दें? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इरेज कर दूं? ओके, क्लियर। दीपिका हैड आंसर्ड।
अब इसके बाद जो हनी बी है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कंडीशन है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, जिसमें हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, है ना। लिखेंगे हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, हेडिंग हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम फाउंड इन हनी बी। इसमें क्या होता है ना कि इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है वही फर्दर ग्रोथ करके ड्रोन बना लेता है, वर्कर बना लेता है, ठीक है। तब इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। मतलब उसी का हैप्लॉयड सेट जो है वो एक नया इंडिविजुअल फर्दर डेवलप करके बना लेता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें फीमेल is diploid having 32 chromosome. Female is diploid having 32 chromosome, जिसको हम क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन। यही है जो अट्रैक्ट करता है मेल को और ड्रोन को, और दोनों के फर्दर फंक्शन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हनी के फॉर्मेशन के लिए। और यही जो क्वीन है हाईली एक्टिव होती है और इसका काम ही यही है रिप्रोडक्शन करना, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस हनी एंड दे विल अट्रैक्ट द वर्कर एंड ड्रोन टू फॉर द पर्पस टू कंप्लीट द इट्स रोल, जो हैप्लॉयड सेट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लिख लिया। अब फीमेल इज डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, इसका मतलब मेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 16, सिंगल सेट। लिखिए इसी के आगे फर्दर, मेल हैज 16 क्रोमोसोम। मेल हैज 16 क्रोमोसोम ठीक है। 32 क्रोमोसोम क्वीन, या इसी को हम वर्कर भी कह सकते हैं। यहां पे एक वर्कर भी है हमारा, इनके पास टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना कि वर्कर्स आर स्टेराइल, ठीक है। इसका काम है सिर्फ काम करना, पॉलन ग्रेन्स को लाना, नेक्टर को लेके आना, खाना इकट्ठा करना, ठीक है। लिखिए अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज अ मेल, अनफर्टिलाइज्ड एग, इसी में लिख लीजिए अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ड्रोन, है ना। भाई जो 16 है वही ड्रोन बना लेगा, जो 16 है वो क्या बना लेगा? ड्रोन बना लेगा। एंड दैट इज व्हाट द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ड्रोन बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द, ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। पार्थेनो, ये आपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब वही 16 जो क्रोमोसोम है वही इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम होगा वो डेवलप कर जाएगा, जो स्पर्म है वो ग्रोथ कर जाएगा
एंड इट बिकम अ इंडिविजुअल। तो ये हो गया है, कॉपी करिए इसको। बिल्कुल राहुल, रिप्रोडक्शन का काम क्वीन का ही है, दैट क्वीन ही एग ले करेगी, ठीक है। उसके बाद जो मेल है ना, मेल पार्टनर, वो माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। यूजुअली हम मियोसिस की बात करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, और यही कारण है कि उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज 16 ही रह जाता है, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस, ठीक है। ये लिख लिए, 3 पॉइंट हो गए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। कोई डाउट किसी को? चलिए कोई नहीं, फिर भी सिमरन चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, तो ये समझ में आ गया ना पार्थिनोजेनेसिस। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पार्थिनोजेनेसिस, ये दिस वन, ये मैंने यहां लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक नया इंडिविजुअल, भाई नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट से ही ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। लेकिन देयर इज अ केस, इन द केस ऑफ हनी बी, जो मेल है वो बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब वही जो स्पर्म है, इट माइटोटिकली डिवाइड टू गिव अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल स्टार बना लीजिए, ये पेपर में आता ही आता है अगर ये चैप्टर आपके पास सिलेबस में अगर रह जाता है तो, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है सिमरन, समझ में आ गया? सिमरन कोई डाउट इसमें? राहुल, प्रीति, दीपिका, I hope you understand parthenogenesis and the condition of haplodiploid sex determination system in honey bee case. Case is honey bees. Got it everyone? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए कॉपी कर लीजिए तब तक, है ना। कोई डाउट हो तो बस आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल डिस्कस। सिमरन क्लियर हो गया ये टॉपिक? ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आई होप कि यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट रह गया है ना, तो बेझिझक बिना हेजिटेट किए, बिना किसी परेशानी के आप फिर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर कहीं कुछ डाउटफुल है तो अभी पूछ लीजिए, सो दैट आई विल मूव फर्दर। सिमरन हैज रोट, सर वर्कर हैप्लॉयड हो सकता है, होता है। अच्छा, नहीं नहीं, बेसिकली बेटा क्या है ना कि जितने भी
क्वीन में ये जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ड्रोन ये मैंने यहां लिख दिया है, चूंकि ये फीमेल होती है इसीलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया है वर्कर, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रही बात इसके हैप्लॉइड कंडीशन की, तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग, चूंकि वो स्टेराइल है तो दे हैव अ 16 क्रोमोसोम्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां मैंने इसको इसलिए मेंशन किया चूंकि ये फीमेल होती है, वर्कर्स आर फीमेल, स्टेराइल फीमेल्स, इसलिए उसको मैंने वहां लिखा है, ठीक है, गॉट इट। मिटा दूं इसको, हम मिटा दें इसको, ओके फाइन। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, आज सिमरन बिल्कुल पढ़ के आई है, इट्स रियली गुड। सिमरन की तरह ही आप लोग भी मेहनत करिए, राहुल भी मेहनत कर रहा है, आप लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, दीपिका, रोहित, राहुल, सिमरन, है ना, इट्स रियली वेरी गुड। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, खूब मेहनत करिए, हम लोग भी लगे हैं आपके साथ, आपके बेहतर भविष्य के लिए वो सारी चीजें जो पॉसिबल हो सकती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। आप लोग भी इसी तरह पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। लिखेंगे हेडिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर पब्लिक जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह रहे हैं। अब इसका मतलब तो पहले समझ लें हम लोग। देखिए, म्यूटेशन में मैंने अभी डिस्कस किया था आपका टॉपिक पीछे प्रीवियस क्लास में कि देयर इज अ सडन चेंज इन जीन कंपोजिशन, है ना, किसी पर्टिकुलर जीन का चेंज हो जाना, पॉइंट म्यूटेशन है, एक जीन का डिलीट हो जाना, एक जीन की कॉपी हो जाना, तो दीज आर द टर्म दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो अगर एक स्पेसिफिक किसी जीन का चेंज हो जाना अगर हो पाता है किसी भी इंडिविजुअल में किसी कारण से, तो उससे होने वाली जो बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, उसको बोला गया मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब इंडिविजुअल जीन की कॉपी, उसकी डिलीशन या उसका पोजीशन चेंज, जिसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर उस जीन में अगर कोई चेंजेस आ जाता है डिलीट होने के कारण, एडिशन होने के कारण, फ्रेम शिफ्ट होने के कारण, तो such disorders are said to be as a Mendelian disorder. Sickle cell anemia, color blindness, thalassemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, color blindness, ये सभी क्या है? They all are the good example of Mendelian disorder. इन सभी में there is a change in gene, there is a change in कंपोजिशन ऑफ द जीन सीक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि सडन जीन्स में कोई चेंजेस हो गए जिसके कारण द पर्सन सफर्ड फ्रॉम अ डिसऑर्डर, जिसको हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर या उसको हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहा, ठीक है। तो पहले तो सबका नाम लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले इसको लिख ले एक लाइन, ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ certain gene, due to alteration of certain gene in organism, शॉर्ट में है ये, मतलब जीन में अगर किसी कारण से चेंज आ रहा है, ऑल्टरेशन आ रहा है, ऑल्टरेशन का मतलब हो गया या तो डिलीट हो जा रहा है या ऐड हो जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए जीन, कोई पर्टिकुलर जीन मिस हो जाए, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए, तो दिस विल लीड्स टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? अब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? लिखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, दूसरा हो गया
सिकल सेल, आज हम लोग पहले इसको लिख लें, ठीक है। एनीमिया, तीसरा हो गया कलर ब्लाइंडनेस, चौथा हो गया फिनाइल केटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल केटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अल्केप्टोन्यूरिया भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 5 जो डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इट कम्स अंडर व्हाट, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह रहे हैं। मतलब ये सभी वो बीमारियां हैं जिसमें किसी न किसी क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस में बदलाव आई हैं, चेंजेस आई हैं, जिसके कारण ये डिसऑर्डर्स हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका क्या सिम्टम्स होगा ये पढ़ेंगे, किस क्रोमोसोम्स के ऑल्टरेशन के कारण होगा हम वो पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स में कौन सा जीन चेंज कर रहा है हम वो भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। और इन सबको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। इट कम्स अंडर, ये लिख दीजिए, कम्स अंडर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, मतलब जो जन्म से ही बीमारी हो गई वो। अब जन्म से इसीलिए हो गई क्योंकि वो तो जीन में चेंजेस आ रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के समय ही, मदर के प्रेग्नेंट होने के टाइम में ही देयर इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। नॉर्मल है, बताया मैंने आपको, क्योंकि जीन का चेंज पैदा होने के बाद तो होना नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर ही, जब बच्चा जब जन्म ले रहा है, जब उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जब जीन का ट्रांसफर हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं, उसी टाइम में देयर विल बी सडन द चेंज इन consequences or position of the gene, which may leads to the deletion, which may leads to the addition, which may leads to the frame shift. So that is one of the reason of Mendelian disorder. ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिनाइल केटोन्यूरिया है ना, फिनाइल केटोन्यूरिया, के ई कीटोन से बन गया केटोन्यूरिया, यूरिया में कीटोन बॉडीज आ जाती है इसमें, है ना। ये मेटाबॉलिक एनबॉर्न डिसऑर्डर है जिसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग, कीटोन से है ये केटोन्यूरिया, KETONURIA, केटोन्यूरिया, ठीक है, डन। अब हम सब एक एक करके इन सारे डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हमारा हीमोफीलिया, तो लिखिए हीमोफीलिया के बारे में, यहीं पे लिखना शुरू करते हैं, है ना। हीमोफीलिया, क्या मिटा दे रहा हूं मैं, इट डजंट लुक गुड, दिस शुड बी प्रॉपर। कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ने में बायो? आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमारा भी मार्गदर्शन हो सके, एंड आई होप आई वुड बी यूजफुल टू यू फॉर योर फ्यूचर। इतनी दूर से, कानपुर से आप लोग को यहाँ से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो पहला जो हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो है हमारा हीमोफीलिया के बारे में। ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या ये? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया
हीमोफीलिया कहेंगे इट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ओके राहुल, थैंक यू, एंड आई होप एवरीवन हैज द सेम ओपिनियन। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दीपिका, सिमरन, और कौन कौन बच्चा है? दीपिका, सिमरन, राहुल, प्रीति। ओके फाइन, सब लोग समझ रहे हैं ना? तो अभी हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये जो डिजीज हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, मतलब XX एंड XY क्रोमोसोम के कारण, एलोसोम के कारण, है ना? याद आ रहा है? अभी जस्ट डिस्कस किया था। लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, वो लाइन भी ऐड कर दूं। जीन इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। अब आ गया होगा और बेहतर ना, सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम लोगों ने एलोसोम कहा था, अभी अभी लिखवाया है थोड़ी ही देर पहले, गरम गरम समोसे की तरह, है ना? ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द सेक्स लिंक डिसऑर्डर, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण हो रहा है, इधर ऑफ XX एंड XY, जिसमें हमें जो समझना है वो ये है कि वेदर द मेल इज कैरियर और फीमेल इज कैरियर। हीमोफीलिया आपने सुना होगा, आई होप, कि इसमें क्या हो रहा है कि द पर्सन इफ द पर्सन इज सफर फ्रॉम हेमोफीलिया, दे हैव अ लैक ऑफ ब्लड, है ना? हीमोफिलिक है, ब्लड की कमी है, नॉर्मल देसी भाषा में, ठेठ भाषा में कहते हैं कि उसको खून की कमी हो गई है, उसको हीमोफीलिया हो गया है, हीमोफिलिक है वो पर्सन। ठीक, लेकिन क्यों है? तो देयर आर सर्टेन जीन्स जिसके कारण उस पर्सन में ब्लड की कमी हो गई, है ना? उसको हम डिस्कस करेंगे। लिखिए, इन दिस केस protein responsible for blood coagulation फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है, अलग मैं कर दे रहा हूं इसको। दो प्रोटीन्स हैं, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, जिनका काम है, ये नॉर्मली पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो अगर हमारा कोई टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू रप्चर हुआ, एंड इफ वी स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो व्हाट हैपन, इट जस्ट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड, हिंदी में खून का जम जाना, है ना? ब्लड जम जाता है और फिर उसकी ब्लीडिंग अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो दैट कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग, है ना? कोआगुलेशन को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी कह रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग, है ना? अब वो जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो व्हाट विल हैपन, जो ब्लीडिंग है वो अपने आप रुक जाएगी। अब ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रहा है? तो इट इज बिकॉज ऑफ द सम नेचुरल प्रोटीन जो हमारे ब्लड में पाया जा रहा है, जो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 के नाम से हम जिसको जानते हैं। लिखेंगे फैक्टर 8 एंड 9, ये दो प्रोटीन है, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे ब्लड में, जो एक नेचुरल कंपोनेंट है ब्लड का, और ये हमारे ब्लड को क्लॉट कराता है अगर टिश्यू डैमेज हो गया तो, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग। और इसी फैक्टर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। द पर्सन हु सफर फ्रॉम हीमोफीलिया अनेबल टू प्रोड्यूस दिस प्रोटीन इन द ब्लड, थोड़ा सा भी अगर टिश्यू डैमेज हो गया, कट गया, फट गया, तो व्हाट हैपन, द ब्लड विल स्टार्ट टू स्क्वीज आउट, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वो जल्दी नहीं रुकती है और ब्लीडिंग चलती रहेगी, क्योंकि वो फैक्टर मिसिंग है। और ब्लड जब निकलने लगेगा तो द होल ब्लड विल कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड बॉडी एंड द पर्सन विल बी हीमोफिलिक, द लॉस ऑफ ब्लड विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्या हुआ, दैट जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दिस प्रोटीन इज मिसिंग। लिख लीजिए, जीन
responsible for producing these factors are missing in affected person. Female is carrier for this disease. अब इसके लिए अगर हम यहां मेंशन करें कि अगर हम फीमेल को कैरियर कह दे रहे हैं तो हीमोफिलिक के लिए अगर हम H लिखते हैं जस्ट सी, तो इट विल बी कैरियर, और वही फॉर दिस फीमेल इज कैरियर फॉर दिस डिजीज बट रेयरली हीमोफिलिक, और अगर हीमोफिलिक है तो उसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो XH होना चाहिए, और ये तभी होगा जब एक फादर से और एक मदर से मिलेगा, मतलब मदर शुड बी कैरियर एंड द फादर मस्ट बी डिजीज्ड और हीमोफिलिक। तो ये भी मैं लिख दूं यहीं पे, डिजीज्ड मेल हैव XHY, ये ध्यान में रखना है। अब चूंकि उस क्रोमोसोम्स के कारण है जिसको हम लोगों ने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोला है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? एनी वन ऑफ यू? फैक्टर 8 and 10. You are saying factor 8 and 10. Okay, I will confirm you later on. Factor 8 and yes, correct. 8 and 10, correct. Factor 8 and 10. Good, similar. I appreciate. Thank you. So this is the case of hemophilia in which the two different proteins are not synthesized in the hemophilic person, and it might be due to the missing of that particular gene. ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? कॉपी कर लीजिए। थर्ड एंड फोर्थ, विच वन? दिस वन। देखिए, जो भी, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप ऐसे समझिए। हमने क्या कहा कि फीमेल इज अ कैरियर। कैरियर का मतलब अगर हमने एक्स क्रोमोसोम को एक एच से रिप्रेजेंट किया है, मतलब एच बोले तो हीमोफिलिक, मतलब द फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो हीमोफिलिक है, मतलब दैट प्रोटीन इज मिसिंग, वो जीन नहीं है, और एक हमारा हेल्दी क्रोमोसोम है, तो उस केस में जो फीमेल होगी वो क्या होगी? कैरियर होगी। गॉट इट? और अगर हमने बात करी कि हाँ फीमेल इज डिजीज, तो वो रेयर केस है। क्यों? क्योंकि उसके लिए दोनों ही केस में एक्स क्रोमोसोम्स के पास ये हीमोफिलिक केस होना चाहिए, मतलब बोथ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मस्ट बी अफेक्टेड। क्लियर है सिमरन? और जब दोनों अफेक्टेड है तो इसका मतलब इनके जो पेरेंट्स होंगे, आप ऐसे समझिए कि हमने अगर यहां क्रॉस बनाया XH क्रॉस विद XH एंड Y, है ना, मतलब मदर इज कैरियर, फादर इज हीमोफिलिक, मदर इज कैरियर एंड द फादर इज डिजीज, अफेक्टेड, या फिर लिख दूं मैं अफेक्टेड। तो ये जो क्रॉस बनेगा XH, ये गैमिट है, ये Y है, ये गैमिट है XH एंड X। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें एक इंडिविजुअल जो है फीमेल, है ना, ये डिजीज है, अफेक्टेड, ये फीमेल कैरियर है, ये मेल डिजीज है, और ये मेल क्या है? हेल्दी है। तो ये जो चार बच्चा हो गया, चार जो इंडिविजुअल हो गया, उसमें जब दोनों में XH है तो इट मींस दे आर डिजीज्ड फीमेल, और अगर एक में H है तो वो कैरियर कहलाएगी।
बिल्कुल नहीं। XH इज डिजीज होगी, ठीक, बिल्कुल सही है। जो सिमरन आपने लिखा है ना XH, ये लिखा तो मैंने, XH विल बी डिजीज्ड केस, फीमेल विल बी कैरियर इन द केस ऑफ XH एंड X, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे अलग करके, कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए आपको। XH ठीक है, ये 4 कंडीशन है। ये हो गया डिजीज्ड फीमेल, कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल, और ये हो गया हेल्दी मेल, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है? स्टिल सम डाउट? एनीवन ऑफ यू? देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए ना, क्लियर हो जाएगा आपके, है ना। दिस इज द कंडीशन, गॉट इट? एनी डाउट? सभी लोग रिस्पॉन्ड करिए, सिमरन, प्रीति, राहुल, दीपिका। स्टिल सम डाउट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और कोई डाउट है तो यू जस्ट आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। दीपिका क्लियर, वेरी गुड। राहुल क्लियर। सिमरन, सिमरन समझ में आ गया आपको ये द कंडीशन? व्हेन XH इज देयर द फीमेल विल बी डिजीज्ड, व्हेन XH इज द फीमेल विल बी कैरियर। तो ये जो केस है वो रेयर केस है, क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इन द फैमिली द मदर विल बी कैरियर एंड द फादर विल बी डिजीज्ड। और इस डिजीज को हम लोग क्वींस डिजीज भी कहते हैं, अगर आपको ध्यान में हो, ये आता है मेडिकल एग्जाम में। क्वींस विक्टोरिया की फैमिली में ये डिजीज थी, या है यूं कह लीजिए। तो इस बीमारी को हम लोग क्वींस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड क्वींस डिजीज, नोट में लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ द जो इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया, उनमें ये डिजीज है उनकी फैमिली में, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट नोन एज अ क्वींस डिसऑर्डर या क्वींस डिजीज कहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई आपको। अगले टर्म में हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, चारों जो बच गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, जेनेटिक डिसऑर्डर का, है ना। एंड आई होप यू आर फाइन, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।